वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर क्लास 10th सोशल साइंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक वीडियो मैंने भेजा था जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्टर, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के बारे में बातचीत की थी। ठीक है, जीडीपी निकालने की तरीके को भी हमने देखा था विस्तार में। तो आज उसी की कड़ी में हम आगे चलते हैं और आज हम ये देखेंगे कि हम एक अर्थव्यवस्था के पूरे इतिहास को देखेंगे कि किस तरह से एक परिवर्तन के दौर से अर्थव्यवस्था जो आज हमें दिखाई देती है, या हम अर्थव्यवस्था को उतने क्षेत्रकों में बांट कर देखते हैं, तो क्या ये एंशिएंट पीरियड से ही थी, और ये अगर थी नहीं थी तो कैसे इसमें चेंजेस आए, हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग का नाम ही है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन इकोनॉमिकल सेक्टर। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अगर मानव सभ्यता को देखें, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, अगर उस टाइम से देखें तो प्राइमरी सेक्टर मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ही सबसे पहले मनुष्य ने करना सीखा था, अर्थात कृषि, पशुपालन के माध्यम से क्या है, मनुष्य ने एक तरह से अर्थव्यवस्था में कदम रखा था। ठीक है, एग्रीकल्चर करना, तमाम तरह के राइस, बीट्स, दाल, इस तरह की चीज़ें उगाना, फ्रूट्स उगाना, ठीक है, वेजिटेबल्स उगाना, ये एक प्रमुख कामकाज शुरुआत से ही मानव का रहा है। उस समय इंडस्ट्री या टर्सरी सेक्टर इस जैसी कोई कल्पना नहीं थी। धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि करना सीखा, कृषि के टेक्निक्स को सीखा, और इससे क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया। इतना प्रोडक्शन होने लगा उत्पादन में कि वह खपत से ज़्यादा था। पहले तो मनुष्य धीरे धीरे कृषि कर रहा था, तो अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि करता था, उतना ही उगाता तो उतना ही खा लेता था। धीरे धीरे जब कृषि के भाई किसी काम को करते करते आदमी अभ्यस्त हो जाता है, तो जैसे जैसे कृषि में और टेक्नोलॉजी पता चली और उसको और आदमी परिष्कृत तरीके से करने लगा, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जब प्रोडक्शन आपकी खपत से ज़्यादा होने लगा, तब मनुष्य के सामने एक समस्या आई कि अब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसका क्या किया जाए। तो उसके लिए क्या है, कई सारे नए काम उत्पन्न हुए। तब मनुष्य क्या है, कृषि के अलावा भी क्या है, जो बचे प्रोडक्शन थे, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, उसको दूसरे फॉर्म में यूज करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू की। ठीक है, जैसे क्रय विक्रय, व्यापार। अब जैसे प्रोडक्शन एक्स्ट्रा है गेहूं चावल का, तो उसको क्रय विक्रय के माध्यम से बेच देना। ठीक है, व्यापार, तो इससे व्यापार की शुरुआत हुई। ठीक है, और भी जैसे लकड़ियाँ उकड़ियाँ उत्पादित हो रही हैं घर में चूल्हे जलाने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा लकड़ी उत्पादित हो रही है, तो उससे शिल्प, हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, बर्तन, और भी जो सामान होते हैं, कुर्सी मेज, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो इससे क्या है, ये सारी गतिविधियाँ शुरुआत लेने लगी, और इसमें भी तीव्र वृद्धि होने लगी, क्योंकि फसल के साथ साथ लोगों को क्या है, इनकम भी होने लगी। तो आप देखोगे किस तरह से अर्थव्यवस्था का सेक्टर बढ़ने लगा। अब आदमी व्यापार कर रहा है, शिल्प कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, तो उसको फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता होगी कि व्यापार में मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा, क्रय विक्रय की प्रणाली क्या होगी, फिर तो कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी। तो इससे क्या है, प्रशासन, ठीक है, प्रशासनिक तंत्र की स्थापना हुई, शुरुआत हो गई। ठीक है, सुरक्षा के लिए सैनिक, यानी क्रय विक्रय, अर्थव्यवस्था चल रही है तो पूरा एक मार्केट शुरू हो गया, तो उसके सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होने लगी, प्रशासनिक कामकाज की नियुक्ति होने लगी। ठीक है, परिवहन कार्य भी शुरू हो गया, क्योंकि क्रय विक्रय के लिए आपको इधर उधर माल को ढोना होगा। तो आप देख रहे हो एग्रीकल्चर से क्या है, हमने व्यापार, शिल्प, क्रय विक्रय की तरफ बढ़े, और इसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, प्रशासनिक तंत्र, कुछ रूल्स रेगुलेशन शुरुआत हुई,
परिवहन के साधनों का विकास हुआ ताकि क्रय विक्रय की प्रक्रिया को और आसानी से, ठीक है। लेकिन ये सब एंशिएंट पीरियड में होने लगा था। आप मिडिवल पीरियड में जाओगे, मुगलों के समय में जाओगे या उससे पहले समय में जाओगे तो ये आप सबको दिखेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, मूल रूप से व्यक्ति या मनुष्य का जो मुख्य पेशा जो था वो प्राइमरी सेक्टर ही बना हुआ था, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या में लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे थे। लेकिन विगत 100 वर्षों में देखें, ठीक है, लेकिन विगत 100 वर्ष में देखें या उससे थोड़ा सा और पहले जाएं 200-250 वर्षों में देखें तो एक तरह से विनिर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हुई, अर्थात उद्योगों की शुरुआत हुई, ठीक है। जैसे जैसे हम सब जानते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ जो अभी हाथों से चीज़ें बन रही थी। तो 16वीं शताब्दी तक तो चीज़ें, परिवहन के साधन सब थे, क्रय विक्रय भी होता था 16वीं शताब्दी तक, लेकिन फिर भी लोगों का जो मुख्य रूप से पेशा प्राइमरी सेक्टर भी था। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक क्रांति हुई, जो वाणिज्यिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति निकल कर आई 17वीं 18वीं शताब्दी में, और नए टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का आविष्कार शुरू हो गया, हाथों के बजाय अब मशीनों द्वारा जैसे जैसे जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो क्या है, उद्योगों का भी विकास हुआ। इसमें बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाने लगे, कपड़ों के, खाने पीने के सामानों के, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोग कृषि व खेती कामों से क्या है निकलकर कारखानों में कार्य करने लगे तथा यहां से बनने वाले जो निर्मित वस्तुएं थी उनके भी क्या है उपयोग में वृद्धि हुई, जिससे इनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इससे इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक था उसके महत्व में बदलाव आया, उसके स्वरूप में बदलाव आया, या कहें तो उसके तरीकों में बदलाव आ गया, ठीक है। जो अभी हाथों से खेती, कृषि, शिल्प, व्यापार, क्रय किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी मुख्य पेशा प्राइमरी सेक्टर ही सब कुछ इंपॉर्टेंट, क्रय विक्रय भी होता था तो प्राइमरी सेक्टर का ही क्रय विक्रय होता था, फल फ्रूट इन सब चीज़ों का। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर देखें, 18वीं शताब्दी में देखें तो जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े बड़े कारखानों का आविष्कार हुआ, तो उस तरह से क्या है, अब नए प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट हैं उनको नए रूप में रूपांतरित किया जाने लगा। लोग खेती कृषि से हटकर लोग मजदूरी की तरफ, कारखानों में एज ए मजदूर, ऐसे श्रमिक के रूप में काम करना शुरू किया। जिनके पास जमीन खेती नहीं थी वो इधर पलायित होते चले गए, ठीक है। और ये जो विनिर्मित वस्तुएं थी जो कारखानों बने, इनमें वृद्धि बहुत तेजी से हुई, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्षेत्रकों के महत्व में बदलाव आया, क्षेत्रकों का विस्तार हुआ, ठीक है। और विगत 100 वर्षों में देखें, अगर विगत 100 वर्षों में देखें तो द्वितीय क्षेत्रक जो बन चुका था, अब द्वितीय क्षेत्र से हम क्या है तृतीय क्षेत्रक की तरफ बढ़ने लगे। यह प्रक्रिया विगत 100 वर्षों में दिखाई देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बेहतर होती चली गई, संचार के साधन और बेहतर होते चले गए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला गया विगत 100 वर्षों में, और इधर 20-25 वर्षों में देखें तो कुछ पूछना नहीं है, ठीक है। आज अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से एक तरह से जो अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप था वो बदलता चला गया, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर से धीरे धीरे हम टर्सरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़े हैं। और आज क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा एक तरह से इकोनॉमी का बहुत बड़ा पिलर बन के हमारे सामने है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसमें जॉब करते हैं। किसी भी देश की जीडीपी को देखोगे तो उसमें टर्सरी सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब प्राइमरी सेक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं रह गया है। हालांकि उसका भी महत्व है लेकिन जीडीपी में उसका योगदान नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिसमें भारत भी अपना एक ऐसा देश है, जीडीपी में भले प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हो गया लेकिन अभी भी क्या है, जॉब्स देखें तो भारत की आधी से अधिक आबादी क्या है, अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रही है, ठीक है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
अगर एक क्वेश्चन पूछें किसी देश की जीडीपी ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो आप पता करने का प्रयास कीजिए। एक प्रश्न है, विगत 400 वर्षों में हुए आर्थिक गतिविधियों में बदलावों को आप किस प्रकार देखते हैं? अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। और विगत 100 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर लोगों के पलायन के क्या कारण हो सकते हैं? आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है, क्या इसका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। हम 1973, 2003, 2013 और 2018 में आर्थिक क्षेत्रों में हुए बदलावों को देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात जीडीपी में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। 1973 में जीडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का क्या रोल था, 2003, 2013, 2018 में क्या, ठीक है, रोल था। अगर हम देखें 1973 से 2003 के मध्य भारत की जीडीपी में जो बदलाव हुए वो इस प्रकार थे। प्राथमिक क्षेत्रक में जहां 15,000 करोड़ रुपए का जीडीपी में रोल था, यानी कि कुल जीडीपी में 15,000 करोड़ प्राइमरी सेक्टर का रोल था, तो 2003 तक आकर यह 50,000 करोड़ में बदल गया, ठीक है, 15,000 से 50,000 करोड़। वहीं द्वितीय क्षेत्र में 1973 में सिर्फ 5,000 करोड़ का रोल था। द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर से सिर्फ 5,000 करोड़, जीडीपी में 5,000 करोड़ का रोल था, जो बढ़कर 50,000 करोड़ हो गया, ठीक है। वहीं तृतीय क्षेत्र में 1973 में 10,000 करोड़ का रोल था, भूमिका थी, वहीं बढ़कर 2003 में यह 20 लाख करोड़ हो गया। तो आप देखोगे एग्रीकल्चर में 15,000 से 50,000 यानी 35,000 करोड़ का फायदा हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। वहीं 5,000 से 50,000 यानी कि 45,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ। और वहीं 10,000 से 20 लाख, तो आप समझ सकते हो 1,90,00,000 करोड़ रुपए का, यानी 1,90,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि गैप आप देखोगे बहुत व्यापक रूप से तृतीय क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है। आरेख में हम देख रहे हैं कि 1973 से 2003 के मध्य उत्पादन क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया है। 2003 में अगर 2003 में हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र क्या है, एक बहुत बड़े बाजार के रूप में उभरकर भारत में आया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न यहाँ ये उठ जाता है कि आखिरकार तीसरे क्षेत्र के इतने महत्वपूर्ण होने के कारक क्या हैं? क्यों तीसरा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण हो गया? तो पहला हम बात देखें, पहला पॉइंट है अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, डाक, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, ठीक है, इन सबों का विस्तार हुआ है, ठीक है। रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा निगम और आदि क्षेत्रों में बहुत बड़ा एक तरह से विस्तार हुआ है इन सब क्षेत्रों में। और ज्यादातर इन सब क्षेत्रों का जिम्मेदारी क्या है, सरकार निभाती है, यानी सरकार उठाती है। तो क्या है, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। और इन सब क्षेत्रों का रोल महत्व हो गया है, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, कार्यालय, ठीक है, डाक, तार, परिवहन, इन सब क्षेत्रों का बहुत ही ज्यादा रूप में विस्तार हुआ है और लोगों का इसमें क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में जॉब्स मिली है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें
कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हुआ है। यानी जैसे जैसे कृषि में ही प्रोडक्शन हुआ तो उससे इंडस्ट्री सेक्टर, और जैसे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन मास लेवल पे होने लगा, ठीक है, जो आपकी खपत से ज़्यादा थी, तो जब आपकी खपत से ज़्यादा होगी तो भंडारण करने के लिए परिवहन, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान माल ढुलाई, तो इन सब क्षेत्रों का ऑटोमेटिक विकास हुआ। तीसरा देखें तो आय के बढ़ने के साथ साथ, आय के बढ़ने के साथ साथ लोगों का अन्य कार्यों जैसे पर्यटन, शॉपिंग मॉल, ठीक है, रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं को करना लोगों ने शुरू कर दिया। यानी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी इंडस्ट्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में वृद्धि से, तो वैसे वैसे क्या है, लोग क्या है अब प्राइवेट चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे। पहले अमूमन भारत में सरकारी चीज़ें थी, यानी जो पहले पॉइंट जो मैंने बताया है उसमें आप देखोगे इसको मुख्य रूप से सार्वजनिक यानी सरकार करती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर फिर दूसरा पॉइंट जो हमने देखा, जब जैसे जैसे कृषि और उद्योग में वृद्धि हुई तो वैसे वैसे परिवहन, भंडारण, इन सब के साधन बढ़े हुए, और लोगों की इनकम जब हुई, बढ़ने लगी, तो फिर क्या निजी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। निजी अस्पताल, निजी हॉस्पिटल, पर्यटन, ठीक है, निजी शिक्षण संस्थान, इन सब चीज़ों का निजी प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे MBA वगैरह, बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह, ये सारे सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर उभर कर सामने, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां उभर कर सामने आए। तो एक क्रमवार तरीके से मतलब एक परिवर्तन दिखाई देता है भारतीय समाज में, अर्थव्यवस्था में, खासकर 1947 के बाद या 1973 से अब तक हम देखें, ठीक है। तो इस क्रम में क्या है, विकास हो रहा है। और फिर चौथा पॉइंट देखें, विगत 10 वर्षों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर जैसे कई नवीन तकनीकों पर आधारित ऐसी व्यवस्थाओं का भी सृजन हुआ है या शोध हुआ है या आविष्कार हुआ है, जिसमें क्या है, लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त हुआ है। और एक तरह से इन सब चीज़ों ने क्या है, प्राइमरी सेक्टर से जो लोगों का जो रुझान था वो क्या है, टर्सरी सेक्टर की तरफ बढ़ने लगा है, ठीक है। आज के समय में हम बिना इंटरनेट, कंप्यूटर, बिना संचार साधन, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप के बिना हम क्या है, एक तरह से अपने काम काज को, अपने डेली यूज के काम को नहीं कर सकते, हम अपने व्यवसाय को नहीं कर सकते। एक किसान भी है तो उसको भी क्या है, किसान होते होते है तो प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन फिर भी वह प्राइमरी सेक्टर में काम करते करते वो क्या है, टर्सरी सेक्टर की चीज़ों का उपयोग करता है। एक किसान भले प्राइमरी सेक्टर में अनाज उत्पादन है, लेकिन वो भंडारण के लिए टर्सरी सेक्टर का उपयोग कर रहा है, परिवहन के लिए माल ढुलाई का उपयोग कर रहा है, वो भी फेसबुक फ़ोन यूज़ कर रहा है। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर का आदमी है जो काम कर रहा है, वो तीसरे सेक्टर में भी ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से, और बाकी टर्सरी सेक्टर में तो जो एग्रीकल्चर में नहीं लगे हैं वो तो टर्सरी सेक्टर में है ही हैं, और जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं वो भी टर्सरी सेक्टर में भी लगे हुए हैं, उनको टर्सरी सेक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से क्या आप देखोगे, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत टर्सरी सेक्टर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर से नहीं जुड़े हैं, सेकेंडरी सेक्टर से नहीं जुड़े हैं, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का हर बंदा क्या है, टर्सरी सेक्टर से जरूर जुड़ा है। इसलिए टर्सरी सेक्टर का रोल महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेवा क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। Next page. Double tap to add. सेवा क्षेत्र में समस्याएं बढ़ा तो है, ठीक है, लोगों का रुझान भी बढ़ा है, जीडीपी में रोल भी टर्सरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। अगर सेवा क्षेत्रों को देखें तो सेवा क्षेत्र के हर सेवाओं में समान रूप से वृद्धि नहीं हुई है। उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल व प्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर सेवा क्षेत्रों को भी हम देखें तो सेवा क्षेत्रों में भी बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो डिवाइड हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र में भी कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो
जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार है, और कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिसमें कुशल प्रशिक्षक श्रमिक चाहिए, इसलिए उसमें रोजगार कम है। तो हम टर्सरी सेक्टर में भी देखें तो अधिकांश लोग क्या है, अगर हम टर्सरी सेक्टर में भी देखें तो लोगों को जो जॉब मिला है वो बहुत ही ऐसे सेवाओं में मिला है जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे छोटी दुकानों में, रेस्टोरेंट में, ठीक है। छोटी दुकानों में, मरम्मत कार्यों में, प्लम्बरी के कार्यों में, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं। और रोजगार के अन्य साधन न होने के कारण, या वो स्किल या वो प्रशिक्षण उनमें नहीं है, इसके कारण क्या उन्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है। और चूंकि स्किल और प्रशिक्षण की कमी होने के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा रोजगार में सृजन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रोजगार के अन्य विकल्प न होने के कारण इन लोगों की आजीविका क्या है, बहुत कठिनता से पूरी हो पाती है, क्योंकि कोई स्किल्ड नहीं है तो ये प्रशिक्षित सेवाओं में काम कर नहीं सकते। तो दुकानों में प्लम्बरी का काम, इस तरह का काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वेटर का काम करते हैं, परिवहन में ड्राइवर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास कोई विकल्प नहीं, खेत तो है नहीं, तो इसलिए इनकी इनकम बहुत कम है। तो भले ही टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में रोल बहुत बड़ा है, जीडीपी में लोगों को रोजगार भी बहुत मिले हैं, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी देखें, गुणवत्ता देखें, तो बहुत कम ही टर्सरी सेक्टर में ऐसे लोग हैं जो अच्छी जॉब या जो अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्किल्ड या प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो टर्सरी सेक्टर में भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ही लोग हैं जो प्रशिक्षित या कुशल नहीं है, उनकी बहुत सीमित आमदनी है और वो बहुत छोटे मोटे काम ही करते हैं, ठीक है। अगर देखें कि हम अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, तो आप देखोगे कि अधिकांश लोग क्या है, 1900, अगर हम तीनों सेक्टर को मिलाकर देखें कि अधिकांश लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर किस में नियोजित है, जिसमें किसमें काम कर रहे हैं, तो उसको हम देखने का प्रयास करें। अगर 1973 से अगर देखें जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की क्या हिस्सेदारी थी 1973 में, तो 1973 में जिम्मेदारी क्या थी, हिस्सेदारी क्या थी, प्राइमरी सेक्टर कितनी थी 45%, द्वितीय क्षेत्र की 15% और तृतीय क्षेत्र की 35%। तो आप कहोगे कि प्राइमरी सेक्टर का रोल जीडीपी में बहुत बड़ा था, हालांकि परसेंटेज में बड़ा है, ठीक है, क्योंकि भारत की जीडीपी ही उतनी बड़ी नहीं थी जो आज थी, ठीक है। अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। वहीं 2003 में देखें, 1973 में हमने देख लिया, 2003 में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में कितना था, 25% हो गया, द्वितीय क्षेत्र 20 और तृतीय 65%, ठीक है। रोचक तथ्य ये है यहां पर कि जिस प्रकार से 1973 से 2003 के मध्य जीडीपी में सेक्टरों का जैसे हिस्सेदारी में जैसे बदलाव आया है, यानी 45 से 25 हो गया, घट गया, सेकेंडरी सेक्टर 15 से 20 हो गया, 5% बढ़ गया, वहीं टर्सरी सेक्टर जो 35% 65 हो गया, 30% लगभग दुगना हो गया, लेकिन उस प्रकार से रोजगार में हस्तांतरण नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर घटा है तो इसका मतलब नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में लोगों का रोजगार भी, लोग कम हुए हैं, ऐसा नहीं है। और जितना परसेंट टर्सरी सेक्टर में वृद्धि हुई है तो उतना परसेंट लोगों को रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। यानी जो बदलाव जीडीपी में इन सेक्टरों का जो हिस्सेदारी में जो बदलाव हुआ है 1973 से 2003 के बीच, वैसे रोजगार में बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें 1973 में क्षेत्रकों में रोजगार का क्या हिसाब किताब, अभी तो हमने जीडीपी में हिस्सेदारी देखी, अब रोजगार की हिस्सेदारी देखते हैं क्या है। तो 1973 में क्षेत्रकों में प्राथमिक क्षेत्र में 70%, यानी कि 45% जीडीपी में योगदान था और लोग 70% लगे थे, यानी भारत की कुल आबादी का 70% प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा था, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में देखें
15%, और तृतीयक क्षेत्र में भी 15%, यानी कि 1973 में औद्योगिक क्षेत्र में 15% जीडीपी में योगदान था, तो लोग भी 15% लगे थे। और वहीं टर्सरी सेक्टर में 35% योगदान था, लेकिन मात्र 15% ही लोग लगे हुए थे 1973 में। 2003 में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर में 60%, यानी कि जीडीपी में देखें तो 25% हो गया, लेकिन फिर भी 60% लोग, देश की आबादी के 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। इंडस्ट्री सेक्टर देखें सेकेंडरी, उसमें 15%, और तृतीय क्षेत्र में 25%, यानी तृतीय क्षेत्र में 10% का वृद्धि हुआ, 15 से 25, लेकिन जीडीपी में 35 से 65 हो गया था, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में 15 ही रहा, 5% वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हुई, 15% रहा। वहीं 2018 में देखें, वहीं 2018 लेटेस्ट जॉब के हिसाब से देखें, अगर जीडीपी में हिस्सेदारी देखें तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सेदारी सिर्फ 17% रह गया है अब, ठीक है, 17 से 18% के आसपास रह गया है। द्वितीय क्षेत्र में 29% और तृतीय क्षेत्र में 53% का योगदान है जीडीपी में, ठीक है। और रोजगार को देख लें, अगर 18 के जीडीपी में हमने देखा 17% प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का 29% और टर्सरी सेक्टर का 53%, लेकिन रोजगार देखें 2018 में ही तो लोग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में 49%, यानी जीडीपी मात्र 17% है, लेकिन रोजगार देश की आबादी का 49% कृषि में लगा हुआ है। द्वितीय क्षेत्र में देखें, क्षेत्र में 22% और तृतीय क्षेत्र में मात्र 20%। द्वितीय क्षेत्र 29% है जीडीपी में रोल, लेकिन रोजगार 25% है। रोजगार कितना है, 22%, और तृतीय क्षेत्र में मात्र 20%, ठीक है, रोजगार ही मिला हुआ। तो आप देख रहे हो कि 2018 में भी क्या है, लगभग आधी आबादी, लगभग 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर में डिपेंड हैं। लेकिन जीडीपी में देखें तो भारत की कुल आय में देखें, राष्ट्रीय आय में देखो मात्र 17%, यानी कि इससे यह पता चलता है कि काम तो प्राइमरी सेक्टर में आज भी अधिक ही लोग कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में रोल प्राइमरी सेक्टर का कम हो गया है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय प्राइमरी सेक्टर में काम करने वालों की आय क्या है, बहुत ही कम है। अगर 100 रुपया मान ले जीडीपी में, तो 17 रुपया जीडीपी में है, लेकिन 49 लोग काम कर रहे हैं, तो डिवाइड करके देखो 1 रुपया भी नहीं हुआ। वहीं 53% यानी 53 रुपया जीडीपी में है टर्सरी सेक्टर का, और काम 20 लोग कर रहे हैं, तो यानी कि लगभग 2.5 रुपया हो गया। और प्राइमरी सेक्टर में लगभग 54, ठीक है, यानी 30 पैसा आय प्राइमरी सेक्टर में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 30 पैसा है, वहीं 2.5 रुपया टर्सरी सेक्टर की। आप खुद करके देख लो, 100 रुपया जीडीपी मान ले तो 17 रुपया का योगदान है 2018 में, और लोग 49% है, डिवाइड करके देख लो 17/49 कितना आया। वहीं जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का 2018 में 53% है और लोग 20% है, तो डिवाइड करके देख लो 53/20 कितना पर व्यक्ति हुआ, ठीक है। तो ये है हिसाब किताब, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में हस्तांतरण न होने के क्या कारण हैं। कि जीडीपी हस्तांतरित तो हो गई सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, जीडीपी की हिस्सेदारी जीडीपी में, लेकिन रोजगार हस्तांतरित उस तरह से नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण क्या है, मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन न होना है, ठीक है। जीडीपी में हिस्सेदारी तो बढ़ी है, लेकिन उस तरह से रोजगार के अवसर द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक में बढ़े नहीं हैं, ठीक है। यानी मशीनों व तकनीकों के इस्तेमाल से क्या है, जो सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर का काम क्या है, मशीनें कर दे रही हैं। एक कंप्यूटर क्या है 1000 लोगों का काम कर दे रहा है, तो रोजगार बढ़ नहीं रहा।
क्योंकि मशीनीकरण हो रहा है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, मिलों में उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है, मशीनों से उत्पादन हो रहा है। तो जहां पहले मशीनें नहीं थी तो 10 किलो किसी चीज को उत्पादित करने में 10 लोग लगे रहते थे, आज 1000 किलो उत्पादित करने में 2 आदमी की 1000 किलो उत्पादित कर दे रहे हैं। तो मशीनें काम कर रही हैं अब सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में। तो इससे क्या है, लोगों के की आवश्यकता, मैन पावर की आवश्यकता सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में कम हो गई है। इसलिए टर्शरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, रोजगार के अवसर उस तरह से पैदा नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, जीडीपी में रोल भी बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन क्या मैन नहीं कर रहे हैं, मशीनें कर रही हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये प्रॉब्लम है। 1973 और 1973 से 2003 के बीच देखें तो औद्योगिक उत्पादन में 8 गुना की वृद्धि हुई है। यानी 1973 में 5000 करोड़ औद्योगिक उत्पादन था, तो वहीं 50,000 करोड़ हो गया। ठीक है, यानी कि 5-8-40, लगभग 8 गुना। ठीक है, 45,000 करोड़ का वृद्धि हुई, तो लगभग 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ हो गया, तो लगभग 8 गुना वृद्धि हुई। लेकिन रोजगार में वृद्धि मात्र 2.5 गुना वृद्धि हुई। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखें, वहीं तृतीय क्षेत्र में देखें, 1973 से 2003 के बीच तो 11 गुना वृद्धि हुई। यानी 10,000 करोड़ था 1973 में जीडीपी में हिस्सेदारी, जो बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया था, लगभग 11 गुना। लेकिन जॉब में क्या है, रोजगार में वृद्धि क्या है, मात्र 3 गुना से कम वृद्धि हुई। यानी 3 गुना भी वृद्धि जॉब में नहीं हुई। वहीं प्राथमिक क्षेत्रकों को देखें, प्राथमिक क्षेत्र को देखें तो आज भी क्या है, आधी आबादी काम कर रही है और जीडीपी में हिस्सेदारी 1/4 भी नहीं है, यानी 17%। यानी 1/4 भी नहीं है जीडीपी में हिस्सेदारी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की, लेकिन आधे से अधिक लोग काम कर रहे हैं। वहीं द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक में जीडीपी में हिस्सेदारी 3/4 है। वहीं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को मिला लें तो कुल जीडीपी में हिस्सेदारी 3/4 से अधिक है, लेकिन रोजगार आधे से कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर 100% में 17% को हटा दें तो बचा कितना, 67%। तुम्हारा 17% को हटा दें तो लगभग 83% प्राइम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर मिलके 83% जीडीपी में योगदान देते हैं। लेकिन काम मात्र 22 और 20 यानी 42% लोग सिर्फ रोजगार में लगे हुए हैं, 83% जीडीपी में है। वहीं 49% काम कर रहे हैं, 50% रोजगार प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी में योगदान सिर्फ 17% का है, यानी 1/4 25% से भी कम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि कृषि क्षेत्र में क्या है, आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष यह निकला कि प्राइमरी सेक्टर में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं और क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। यानी लोग तो अधिक लगे हुए हैं, लेकिन रोल जीडीपी में कम, यानी प्रोडक्शन कम है। यानी आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं और क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को समझेंगे, इसी को कहते हैं अल्प बेरोजगारी। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि ऐसा होने से क्या है, अल्प बेरोजगारी की समस्या है। तो अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या है? अल्प बेरोजगारी का मतलब है रोजगार के अन्य विकल्प न होने के कारण कई लोग क्या है, एक ही काम में लगे हुए हैं, जबकि उस काम को 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन अन्य विकल्प नहीं है तो उसमें पूरा परिवार लगा हुआ है। ठीक है, उनका श्रम प्रयास विभाजित है, यानी कि उनका जो श्रम है वो विभाजित हो गया है। समझ रहे? विभाजित इन द सेंस मतलब किसी काम को अगर 2 लोग अपनी क्षमता अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो लेकिन
वह व्यक्ति क्या है, अपने क्षमता में अपनी क्षमता को क्या विभाजित कर दिया। यानी कि हम अगर 1 हेक्टेयर भूमि पर कृषि अकेले कर सकते हैं, मेरी क्षमता इतनी है, लेकिन हमने 4 आदमी को जबरदस्ती रख लिया। यानी कि हम अपनी क्षमता को विभाजित तो कर रहे हैं 4 लोगों में, और जबकि हम अकेले कर सकते थे, लेकिन बाकी 4 लोगों को भी रोजगार देना जो कि भूखे मर जाएंगे, इसके लिए क्या है, हमने उसको जबरदस्ती अपने खेत में शामिल कर लो, तुम भी करो। यानी हमने अपना श्रम क्या है उसमें डिवाइड कर दिया। यानी कि हम अकेले अगर करते तो 100 रुपये कमाई हमको होती, तो 4 लोगों को हमने रख लिया तो 5 लोग हो गए, अब हमारी आमदनी 20 रुपया ही रह गई। जबकि हम अकेले कर सकते थे और 100 रुपया कमा सकते थे, लेकिन चूंकि 4 लोग के पास काम नहीं है और वो हमारे परिवार के सदस्य हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, तो हम उसको अपने काम में लगा दिया। यानी हमने अपना श्रम भी विभाजित कर दिया और प्लस अपनी आमदनी को भी विभाजित कर दिया। ठीक है, इसका मतलब उन्हें पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त है, यानी कि वह दूसरे के ही श्रम को कर रहे हैं, दूसरा के हिस्से को श्रम को ही वो कर रहे हैं, उनके पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त, यानी कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें रोजगार नहीं प्राप्त है। अगर 1 हेक्टेयर भूमि में अकेले करता तो मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग मेरा रोजगार होता। हमने 4 लोगों को रख के अपने रोजगार को डिवाइड कर दिया, यानी हमारा रोजगार विभाजित हो गया, हमारा श्रम विभाजित हो गया, हमारी आमदनी विभाजित हो गई। ठीक है, तो इसी तरह की क्या है कमी को क्या है, इसी तरह की आमदनी में जो कमी हो जाती है, श्रम विभाजित हो जाता है, क्षमता विभाजित हो जा रही है, इसी क्या है एक तरह से अल्प बेरोजगारी करते हैं। कृषि क्षेत्र में क्या है इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त होता, लोगों का श्रम प्रयास विभाजित होता है, क्योंकि अन्य विकल्प नहीं होते उनके काम करने के, अतः वह एक ही काम में क्या है, एक छोटे से काम में क्या है अधिक से अधिक लोग लगे रहते हैं और उनकी आमदनी क्या विभाजित हो जाती है, आमदनी कम हो जाती है, वह पूर्ण रोजगार नहीं होता। तो इसे ही क्या अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भारत में ऐसे लाखों किसान हैं, यानी ऐसे लाखों किसान हैं जिनको अगर किसानी से हटाकर कहीं और उनको समुचित रोजगार दे दिया जाए तो एग्रीकल्चर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यानी वो लाखों किसान फालतू में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है उनकी, यानी उनके हट जाने से एग्रीकल्चर में किसी प्रकार कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं, यानी कि जरूरत उतनी नहीं है लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, फिर भी वह काम कर रहे हैं। जैसे परिवार में 20 लोग हैं, उनके पास छोटी सी जमीन है, उस जमीन पर 2 लोग भी काम कर सकते हैं, उतना उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन बाकी 18 लोग भी उसी में मेहनत सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन 18 के पास कोई काम नहीं है, तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। 2 लोग करें तो भी 100 किलो, 20 लोग करें तो भी 100 किलो। भाई जमीन पे जितना उग सकता है उतना ही उगेगा, 20 लोग लगने से बढ़ थोड़ी जाएगा। तो 2 लोग मैक्सिमम 100 किलो उगा सकते हैं, तो और उतनी ही भूमि से 100 किलो ही उगाया जा सकता है, और 2 लोग उगा सकते हैं, लेकिन 20 लोग मिलकर भी 100 ही लोग उगाएंगे। तो यानी कि 18 लोगों को हटा भी दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है, कोई प्रोडक्शन में कमी नहीं हुई। तो इसी प्रकार बता रहा है कि भारत में ऐसे लाखों किसान हैं जिनको कृषि काम से हटा कर क्या है उन्हें अन्य काम पर लगा दिया जाए तो भी क्या है भारत में कृषि उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वहीं शहरी क्षेत्र में देखें तो शहरी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में ऐसे कई श्रमिक हैं, कई हजारों ऐसे श्रमिक हैं जो प्लम्बर, पेंटर, फेरी लगाना जैसे आदि काम करते हैं, उन्हें रोजाना काम नहीं मिल पाता। ठीक है, बहुत से लोग थोड़े से काम में ही बहुत सारा वक्त बिता देते हैं। तो ये समस्या शहर में भी है, शहर में ही फेरी लगाने वाले, प्लम्बर वाले, ये सब क्या है, कोई काम नहीं मिलता। दिन भर में एक कोई घर बुला लिया, वहां जाके टोटी सही कर दी, बाकी दिन बैठे हुए हैं, फेरी लगा रहे हैं, खड़े हैं ठेले पे, 2 लोग 3 लोग ग्राहक आए, बेच दिए। श्रमिक हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। तो शहर में भी क्या है, जो लोग हैं उनको बराबर काम नहीं, यानी वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। किसी दिन उनको मजदूरी मिली, 4 दिन बैठे हुए, तो 4 दिन अगर काम मिलता तो वो आखिर उत्पादन करते ना, प्रोडक्शन में रोल प्ले करते। तो यह प्रॉब्लम शहर में भी है, यानी कि
गांव में किसानी में भी देखें, प्राइमरी सेक्टर में देखें तो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं, और शहर में तृतीय क्षेत्र में भी देखें तो बहुत से ऐसे लोग लगे हुए हैं जो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। जितना वो कर सकते थे उनको उतना काम ही नहीं मिल रहा है, चाहे फेरी वाले हो, प्लम्बर वाले हो, चाहे बिजली वाले हो, ठीक है, इनके पास काम ही नहीं है। कभी काम मिलता है तो कर दिए, नहीं तो 2 दिन बैठे हुए हैं। पेंटर हैं, कभी काम मिला तो 4 दिन 10 दिन पेंटिंग का काम किए, नहीं तो नहीं मिला तो 10 दिन 15 दिन बैठे हुए हैं। तो इसे भी छिपी बेरोजगारी कहते हैं, अर्थात रेगुलर काम न मिलना, अपनी क्षमता के अनुसार काम न कर पाना, या पूर्ण क्षमता का अपने उपयोग न कर पाना भी क्या है, छिपी बेरोजगारी है। ठीक है, तो प्रश्न है, प्रश्न देखें, विभिन्न वर्षों में जीडीपी और रोजगार क्षेत्र में, जीडीपी और रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यानी कि विभिन्न वर्षों में देखें 1973, 2003, 2013, 2018 में, तो जीडीपी में और रोजगार के क्षेत्र में दोनों में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे जब चलेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है, और कई सारे क्षेत्र, संगठित, असंगठित, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में भी, उनके गुण दोषों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करें। Double tap to act. धन्यवाद।